नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। भाजपा ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केशव प्रसाद मौर्य को नियुक्त किया केंद्रीय पर्यवेक्षक। अर्जुन राम मेघवाल तथा साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त। कल पटना में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल को पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन मानने का किया आह्वान। दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी को बताया जरूरी। मॉस्को में एससीओ काउंसिल की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर किया कड़ा प्रहार। कहा, आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा भारत। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ आंध्र सीमा पर 1 करोड़ का इनामी। हिडमा समेत 6 नक्सली ढेर, 2 AK-47 इंसास राइफल, पिस्टल और कई अन्य हथियार बरामद। और दिल्ली की अदालत ने लाल किला आत्मघाती हमलावर के सह साजिशकर्ता जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजा। वहीं ईडी ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर मारे छापे। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशकों में हुए बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा मंगलवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। हिडमा प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सबसे खूंखार कमांडर था और उसने पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिडमा और उसकी पत्नी राजे सहित कुल 6 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए। हिडमा ने 2010 के ताड़मेटला हमले और 2013 के झीरम घाटी हमले सहित कई घातक हमलों में भाग लिया। बस्तर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिडमा का खात्मा माओवादी आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार इस साल अब तक माओवादी केंद्रीय समिति के 9 सदस्य मारे जा चुके हैं और संगठन की शीर्ष कमान कमजोर हुई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक हिडमा के मारे जाने के बाद बस्तर क्षेत्र में माओवाद पर नियंत्रण और बढ़ेगा और नक्सली गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा। प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है। उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड माओइस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पेट्रोल नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है। दिल्ली में NDA सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बिहार भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वो विधायक दल की बैठक में नए नेता के चयन की प्रक्रिया का संचालन करेंगे। वहीं पार्टी ने सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बुधवार को पटना में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। इससे पहले आज सुबह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई, जिसमें JDU के वरिष्ठ नेता संजय झा और ललन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें दोनों दलों के बीच सरकार गठन, मंत्रालयों के बंटवारे और स्पीकर पद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार कोई भी कृषि संबंधी समझौता देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही करेगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी देश से समझौता नहीं करेगी। सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण और किसानों की आय में वृद्धि है। इसके लिए विभिन्न स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में किसान सम्मान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे किसान देश के साथ ही दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं और भारत दुनिया का फूड बास्केट बनने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम में देश भर के प्रगतिशील और नवाचार करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। हमारा संकल्प है हर हालत में हम किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते रहेंगे और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हम भारत को फूड बास्केट बनाएंगे दुनिया का, और दुनिया के कई देशों में हमारे उत्पाद को भेजने का काम करेंगे। एक और संकल्प, किसान हित और राष्ट्र के हित सर्वोपरि। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश से किसानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बोला है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 22वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों और टैरिफ पर बोलते हुए कहा कि भारत तेजी के साथ व्यापार के क्षेत्र में विकास कर रहा है। केंद्र सरकार भारत में निवेशकों के लिए बेहतर काम कर रही है। India's exports continue to grow and will continue to grow in the future. Prime Minister Narendra Modi and his government are a listening government, and a listening government is always engaging with stakeholders to get newer ideas. The effort is to meet all the FDI, FII investors and develop together a journey of higher degree of investments, higher degree of engagement with the investing community across the world, and I'm very confident that some good new ideas will come up. केंद्रीय मंत्री ने ईयू के साथ भारत के साथ समझौतों को लेकर कहा कि हम बहुत जल्द ही इस मुद्दे पर अच्छे निर्णय पर पहुंचेंगे। We are having very good engagement with the EU, and I'm very confident that in the coming months we should be able to come to a understanding with the EU, subject of course to sorting out some of the last minute or the last mile issues which are currently under negotiation. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जापान दौरे पर हैं। इस दौरान हरदीप सिंह पुरी ने टोक्यो में ओसाका गैस के प्रतिनिधि निदेशक और कार्यकारी उपाध्यक्ष केजी ताकेमोरी से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा हुई। हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ओसाका गैस भारत के 19 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भू क्षेत्रों में कार्यरत है, जो जापान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 90% के बराबर है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्राकृतिक गैस को ब्रिज फ्यूल के रूप में प्रोत्साहित कर रहा है और गैस वैल्यू चेन में बड़े निवेश आकर्षित कर रहा है। सरकार प्राकृतिक गैस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 100% FDI, ऑटोमेटिक रूट, गैस पाइपलाइन और चुनिंदा CGD नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40% तक VGF और पूंजी अनुदान, ऊर्जा अवसंरचना के लिए तेज गति अवमूल्यन तथा केंद्र व राज्य स्तर पर कर प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। दोनों पक्षों ने इन अवसरों का उपयोग कर भविष्य में सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया। मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए अपना घर सपना पूरा करने के लिए, मतलब अपने घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे रिफॉर्म से मध्यम वर्गीय लोगों को घर बनाने में खासी सहूलियत मिलेगी। रेलवे की इस पहल की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज से खास बातचीत में दी। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाने का जो सपना है वो और आसान होने वाला है। इस क्षेत्र में कैसे बदलाव आ रहा है,
हम उस पर बात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। सर, सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में जो बदलाव की बात आपने करी है, उससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? हर मध्यम वर्गीय परिवार का एक सपना होता है अपना घर बनाने का। उसमें सीमेंट का उपयोग उसके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से आह्वान किया था, हर सेक्टर में रिफॉर्म करना है, उसी रिफॉर्म के साथ एक इनोवेशन किया गया। वो इनोवेशन इस तरह का है कि बल्क सीमेंट को एक टैंक कंटेनर बनाया गया है। ऐसे 200 कंटेनर बन के काम में आ चुके हैं और 1000 कंटेनर और उपयोग में लिए जा रहे हैं अभी। तो फैक्ट्री के अंदर इस टैंक कंटेनर को फिलअप कर लें और जो उसका कंजम्पशन का सेंटर है, जहाँ पे इसका उपयोग होने वाला सीमेंट का, मान लो भागलपुर में होना है, पटना में होना है, तो वहाँ पे सीधा ले गए और वहाँ से बैग में शिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा बैचिंग प्लांट में या आरएमसी के प्लांट में सीधा इस टैंक से फिलअप कर सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, दूसरा मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो घर बनाने में सीमेंट का उपयोग होता है उसमें जीएसटी का भी लाभ मिला अभी, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, और तीसरा पोल्यूशन इससे ज़ीरो हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हर गरीब परिवार को पक्का हम छत मुहैया करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर ज़रूर। प्रधानमंत्री आवास योजना और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने के सपने में सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इससे कम होगी। धन्यवाद। शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है हर गरीब को छत मुहैया कराना, उसमें ये सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा और वो सपना साकार होने में बहुत मददगार साबित होगा। कैमरामैन मोंटी के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज़ के लिए। क्या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राजधानी दिल्ली में कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बोलते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसी पहलें सरकार के उस मिशन को समर्थन देती हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और टर्नओवर समय को न्यूनतम करना शामिल है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित राष्ट्रीय प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम ने परिवहन के विभिन्न माध्यमों को समन्वित किया है और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नींव रखी है। उन्होंने कहा, भंडारण 360 जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म देश भर में सप्लाई चेन की दक्षता को और मजबूत करेंगे। अभी हमने एक आशा करके एक पोर्टल लॉन्च किया है। राशन जिसको मिला है वो राशन, उसका फीडबैक जब हमको मिलता है, जब वो फीडबैक के अनुसार जब हम एक्ट नहीं करते हैं तो टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं होता है। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन विकसित भारत, ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बनी हाईटेक क्षेत्रीय विधि ज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अब अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी ने यहां अपराध करने की जरूरत की तो उसे हर हाल में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला श्रम बल की भागीदारी पहले 13% से नीचे थी और अब 35% से अधिक महिलाएं कामकाजी बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जो पहले असुरक्षा के कारण महिला श्रम बल की भागीदारी, जो वोमेन वर्कफोर्स थी प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की उनकी स्थिति थी, वह 17 के पहले 13% से नीचे था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 35% से अधिक महिलाएं आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण होने के कारण कामकाजी बन चुकी हैं। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए वे घर से बाहर जाती हैं और उनको कहीं कोई समस्या नहीं है। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में मतदाता सूची का शुद्धिकरण जारी है। चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 50,97,44,423 मतदाता हैं, जिसके लिए कुल 10,41,291 BLO और BLAs को नियुक्त किया गया है। 50,25,13,094 यानी कि 98.54% से एन्यूमरेशन फॉर्म वितरण हो चुका है और डिजिटाइजेशन 5,99,84,032 यानी 11.76% तक पहुंचा है। राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक गोवा में फॉर्म वितरण 100 और डिजिटाइजेशन का कार्य 41.65% हो चुका है। अंडमान निकोबार फॉर्म वितरण 99.98% और डिजिटाइजेशन 10.73% हो चुका है। छत्तीसगढ़ में वितरण 98.18% और डिजिटाइजेशन 10.07%। गुजरात में फॉर्म वितरण 99.51% और डिजिटाइजेशन 15.24%। लक्षद्वीप में वितरण 100% और डिजिटाइजेशन 23.11% मध्य प्रदेश में फॉर्म वितरण 99.69% और डिजिटाइजेशन 15.18%। पुदुचेरी में वितरण 94.48%, डिजिटाइजेशन 22.17%। राजस्थान में फॉर्म वितरण 98.98% और डिजिटाइजेशन 33.84%, जबकि तमिलनाडु में फॉर्म वितरण 94.74% और डिजिटाइजेशन 13.02%। उत्तर प्रदेश में वितरण 99.29%, डिजिटाइजेशन 2.19%। पश्चिम बंगाल में फॉर्म वितरण 99.64% और डिजिटाइजेशन 13.18%। सबसे कम आंकड़ा केरल का है। केरल में फॉर्म वितरण 96.15% और डिजिटाइजेशन 1.04% पर पहुंचा है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार जांच एजेंसियों के रडार पर बनी हुई है। इसी सिलसिले में हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़े हर पहलू को खंगालने में जुटा है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच को लेकर के लगातार जांच एजेंसियों का जो सिकंजा है वो दिल्ली समेत हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में 25 ठिकानों पर चल रहा है। यही वजह है कि ईडी लगातार इन ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बरती गई हैं, इन्हीं को लेकर के जांच कर रही है और लगातार सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। और इसी में अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो तमाम ट्रस्टी हैं, जो तमाम जानने वाले हैं या यूं कहें जो इससे लिंक्ड हैं, उनके ठिकानों पर भी ये छानबीन लगातार चल रही है। और ईडी इस मामले में गंभीरता से उन पहलुओं की जांच कर रही है जिसके आधार पर आय और व्यय यानी खर्च करना और जो पैसा यहाँ पर आ रहा था वो कौन दे रहा था, ये तमाम जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है उसको खंगाल रही है। और यही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ पर सुबह पहुंचे थे और उसके बाद से लगातार जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो लगातार अपनी पैनी और कड़ी नजर इस पूरी यूनिवर्सिटी पर और इस पूरे केस पर बनाए हुए हर पहलू को बारीकी से परखा जा रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ अंकित मिश्रा, फरीदाबाद, डीडी न्यूज। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने व्यवस्थाओं और मॉक ड्रिल का जायजा लिया। सभी चीजें देखी गई। जिस रूट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर परिसर में आएंगे तो उसका विस्तार से निरीक्षण किया गया। 11:58 से लेकर लगभग
1 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। इसके 44वें संस्करण में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 11 देशों के 3,500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सहयोगी राज्य, जिनमें झारखंड राज्य केंद्र बिंदु है। मेला न केवल वस्तुएं बल्कि अलग अलग प्रदेशों की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी प्रस्तुत कर रहा है। ये मेला छोटे उत्पादकों, पारंपरिक शिल्पियों और नए युग के उद्यमियों के लिए भारत के सबसे मजबूत मंचों के रूप में विकसित हुआ है। मिस्र से आए इस्लाम कमाल बताते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भरोसेमंद वैश्विक बाजार बन गया है। तुर्की से आने वाले उलास बताते हैं कि वो करीब 24-25 सालों से भारत आ रहे हैं। पहले वो दूसरे व्यापार मेलों में जाते थे, लेकिन अब सिर्फ भारत में ही प्रदर्शनी लगाते हैं। वहीं कोल्हापुरी चप्पलों की दुकान लगाने वाले सचिन सातपुते के लिए ये मेला सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक स्थल है, जहां विरासत को सराहने और खरीदने वाले खरीदार मिलते हैं। मिस्र का संगमरमर हो, थाईलैंड के जेवरात हो, महाराष्ट्र का चमड़ा हो या फिर उत्तर प्रदेश का मेटल, यहां लगाई गई हर प्रदर्शनी प्रगति, दृश्यता, जुड़ाव की बात करती है। इस तरह के व्यापार मेले बिक्री बढ़ाने के साथ एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कारीगरों को पहचान मिलती है, निर्यातकों को घरेलू बाजार मिलता है। बेलगावी में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्रशक्ति X1 के तहत बैटल ऑब्स्टेकल कोर्स आयोजित किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और युद्ध की तैयारियों का शानदार प्रदर्शन किया। सैनिकों ने कई तरह की बाधाओं को पार करते हुए युद्धक कौशल दिखाया। इसके बाद FIBUA कस्बाई युद्ध क्षेत्र पर विस्तृत व्याख्यान और प्रदर्शन हुआ, जिसमें ड्रोन से सर्वेक्षण, हल्के वाहनों द्वारा त्वरित प्रेरणा, रोबोटिक उपकरणों से कमरे दर कमरे निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन शामिल था। साथ ही फिसलने के अभ्यास और IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस पर मार्ग समाशोधन, चार्ज की तैयारी और रेंडर सेफ प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण भी दिया गया। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और आधुनिक युद्ध तकनीकों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है। असम के दिवंगत संगीतकार और गायक जुबिन गर्ग की 53वीं जयंती प्रशंसकों ने मनाई। प्रशंसकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनापारा के काहिलीपारा और खरगुली के उनके आवास के पास प्रशंसक जुटे और प्रिय कलाकार के सम्मान में गीत गाए। वहीं शिवसागर में प्रशंसकों ने प्रोजेक्ट ZG की शुरुआत की और पक्षियों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था की। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और AGP दोनों मिलकर प्रशासन का सहयोग से हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए आया है। मैं उनका आत्मा का शांति चाहता हूँ, आत्मा को मुक्ति मिले और जुबिंदा का जो अनुरागी है उन लोग भी इसको युग युग याद रखें, इसको मैं कामना करता हूँ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गांधी मैदान में VVIP मंच निर्माण, CCTV इंस्टॉलेशन, सुरक्षा प्लान और रूट मैप तक हर तैयारी पर नजर रखी जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज देशव्यापी पूर्ण बंद का असर दिखाई दिया। ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात बेहद कम दिखाई दिया। लोगों की आवाजाही सीमित रही। शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आवामी लीग ने देशव्यापी पूर्ण बंद की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों ने सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है। भारी हथियारों से लैस पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सरकारी इमारतों, पार्टी कार्यालयों और प्रमुख चौराहों के आसपास 24 घंटे गश्त जारी रखी। बैरिकेड और चौकियों पर निगरानी जारी है। गौरतलब है कि पार्टी ने शेख हसीना के खिलाफ फैसले को राजनीति से प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधात्मक और विद्वेषपूर्ण बताया। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना फैसले के बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने मीडिया से अपील की कि वे शेख हसीना के बयान प्रसारित न करें। एजेंसी ने साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि उनके बयान हिंसा और अव्यवस्था भड़का सकते हैं। एजेंसी ने मीडिया से कानूनी जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया है। इस फैसले पर सैकड़ों पत्रकारों ने गहरी चिंता जताई और न्याय की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। पत्रकार इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की पक्षपातपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रिया का संकेत मान रहे हैं। उन्होंने पुनर्विचार और पूरी पारदर्शिता से मामले की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि राजनीतिक और नागरिक न्याय के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।